हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीएस विद ईशा। सो आज हम पढ़ेंगे द पालास के बारे में, पाल एम्पायर के बारे में, या पाल डायनेस्टी हम बोल सकते हैं। इससे पहले जो है हमने कवर किया था हमने किया था राष्ट्रकूटास के बारे में, जो हमने बाइलिंगुअल किया था। मेरी सारी वीडियोस बाइलिंगुअल ही होती हैं। तो हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, मैं आपको वो एक बार ये दिखा देती हूँ, ठीक है। ऊपर का ये इतना हमारा कवर हो चुका है। और ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल मैं करवा चुकी हूँ, राष्ट्रकूटास हो चुका है, ठीक है, राजपूत्स हो चुके हैं, और पल्लव और चोलाज ये कंप्लीट हो चुके हैं। मेरी प्रीवियस वीडियोस में आपको मिल जाएगा। आज जो है मेरा ये पालाज है। पालाज के बाद मैं सेन डायनेस्टी करवाऊंगी, सेन और ये गुर्जर प्रतिहार आज इनको कंप्लीट करवा दूंगी मैं। तो पहले हम पाल करेंगे, फिर गुर्जर प्रतिहार करेंगे, इनके बाद आते हैं सेन। तो मैं सब कुछ लाइन वाइज करवा रही हूँ, किसके बाद कौन कौन आए, ताकि आपको याद रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कवर करेंगे। और ध्यान रखना है आप लोगों को कि एक भी इसमें से छोड़ना नहीं है, क्योंकि मैं इनको बहुत डिटेल में कवर करवा रही हूँ, और अगर हम डिटेल में इसको कवर नहीं करेंगे तो किसी काम का नहीं रहेगा ये। तो आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। द पाल एम्पायर वॉज अ बुद्धिस्ट सुप्रीम। पहले आप इसका टाइम पीरियड देख लीजिए कि इसका 8th से लेके 11th सेंचुरी तक चल रहा है। और जो राष्ट्रकूट थे उनका आपको याद होना चाहिए, क्योंकि मैंने कल ही इसकी वीडियो अपलोड की थी। जो राष्ट्रकूट थे इनका टाइम पीरियड भी आपको ईजिली पता होगा, कब स्टार्ट हुआ था, 735 से, ठीक है। तो ये आगे तक चलता है इनके। लेकिन जब ये चल रहा होता है ना राष्ट्रकूट का टाइम, तो उस टाइम पे पालास भी चल रहे होते हैं। तो हम देखेंगे किस तरीके से ये कनेक्ट होते हैं। अगर आपने मेरी ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल वाली वीडियो देखी है तो आपको इन सब का कनेक्शन बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। इसलिए पहले मैंने वो कंप्लीट करवाया था, ताकि आगे जब मैं ये कंप्लीट करवाऊंगी तो आपको इसको रिलेट कर पाओगे कि अच्छा इसके साथ में नॉर्थ में कौन था, साउथ में कौन था। इस तरीके से आप बहुत ईजिली रिलेट कर पाओगे। पाल एम्पायर के बारे में हम बात करेंगे। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी, उसके बाद फिर मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ाऊंगी, ताकि किसी को दिक्कत ना हो। द पाल एम्पायर वॉज अ बुद्धिस्ट सुप्रीम पावर इन एंशंट इंडिया। यानी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सुप्रीम पावर थी। ये बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, आपको ये दिख गया यहीं से, ठीक है। तो बुद्धिस्ट में सुप्रीम पावर थी इनकी एंशंट इंडिया में। तो कहीं ना कहीं एंड ऑफ एंशंट इंडिया और अर्ली मेडिवल हिस्ट्री, ये इनको कनेक्ट करता है। जो पाल, राष्ट्रकूटा और प्रतिहार होते हैं, ये 3 डायनेस्टीज। द किंगडम वॉज फोकस्ड अराउंड प्रेजेंट डे बांग्लादेश। तो ये जो किंगडम है ये फोकस करता है आज के प्रेजेंट डे बांग्लादेश को। कौन? पाल। और ईस्टर्न इंडिया, यानी कि ईस्ट इंडिया यानी पूर्व इंडिया जो है। द पालाज हैड इंट्रोड्यूस्ड अ टाइम ऑफ साउंडनेस एंड थ्राइविंग इन द बंगाल बिहार रीजन। तो ये जो है बंगाल बिहार, इसलिए जो बिहार के पीसीएस एग्जाम होते हैं, पीएससी एग्जाम जो होते हैं, उसमें पाल एम्पायर जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं उनके प्री में भी और मेंस में भी, ठीक है। दे वर द सपोर्टर्स ऑफ द महायान एंड वज्रयान स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। तो ये क्या करते थे, जो बुद्धिज्म डिवाइड हुआ था महायान और वज्रयान, मतलब हीनयान और महायान में हुआ था। तो यहाँ पे वज्रयान स्कूल लिखा हुआ है। तो ये क्या थे, ये सपोर्ट करते थे महायान और वज्रयान स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि कौन से रूलर्स थे जो बुद्धिज्म में महायान और वज्रयान स्कूल को सपोर्ट करते थे। तो वो पालास थे। दे मेड न्यूमरस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेम्पल्स। तो इन्होंने अलग काफ़ी सारे टेम्पल्स बनवाए थे। एंड आर्ट, मतलब आर्ट में भी इनका काफ़ी इंपॉर्टेंस था। आर्ट और आर्किटेक्चर में ये काफ़ी ज़्यादा आगे थे। तो काफ़ी सारे टेम्पल्स बनवाए थे, आर्ट्स करवाए थे उनमें, मतलब नक्काशीज़ करवाई थी काफ़ी सारी, विच ऑल्सो इंक्लूडेड द सोमपुर महावीर। तो ये आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो पालास थे इनका जो टेम्पल आर्किटेक्चर का जो फॉर्मेट था वो हमें कहाँ से पता चलता है, सोमपुर महावीरा से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। द प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ ऑफ नालंदा एंड विक्रमशिला प्रॉस्पर्ड अंडर देयर सपोर्ट। जो इनकी यूनिवर्सिटीज़ थी, तो पाल एम्पायर कहाँ से रिलेशन ले रहा है हमारा, नालंदा यूनिवर्सिटी से और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी से। तो ये इनके टाइम पे ग्रो हुई थी। तो ये दो बहुत ही बड़े यूनिवर्सिटी हम कह सकते हैं, ये महाविद्यालय बोल सकते हैं, विश्वविद्यालय हम बोल सकते हैं इनको। क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी इतनी फेमस है, क्योंकि यहाँ से इंडिया से बाहर से लोग यहाँ पर अपनी जो है पढ़ाई करने के लिए, ज्ञान लेने के लिए यहाँ पे आते थे, जो कि बिहार में हैं ये दोनों ही चीज़ें। तो नालंदा और विक्रमशिला जो है ये किसके अंडर में इनको प्रेस्टीज यानी कि इंपॉर्टेंस मिली थी, कहाँ पर इनका उदय हुआ था, तो पाल एम्पायर के अंदर हुआ था, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे पाल रूलर के बारे में, कि कौन कौन से रूलर्स आए, फाउंडर कौन था, लास्ट रूलर कौन था, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, उन्होंने क्या क्या किया। डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे, तो 1 घंटे की वीडियो जाएगी ये। गोपाल की हम बात करें तो ये फाउंडर थे किसके, पाल रूलर के, मतलब पाल एम्पायर के, या पाल पीरियड डायनेस्टी, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो वर्ड। द फर्स्ट पाल रूलर गोपाल। तो इनका नाम आपको याद रखना है, गोपाला बोल सकते हो या गोपाल, ठीक है। तो ये पहले पाल रूलर थे गोपाल। वॉज द सन ऑफ वॉरियर नेम्ड। तो किसके बेटे थे ये, वाप्यता के, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि गोपाल जो है एक वॉरियर के बेटे थे जिनका नाम था वाप्यता।
अब हम बात करेंगे दी बलाला करिता स्टेट्स दैट, मतलब कोई इंस्क्रिप्शन होगा या कोई रिटर्न वर्क होगा जो कि बताता है हमें किसके बारे में, गोपाल के बारे में। कह रहा है कि दी बलाला करिता स्टेट्स दैट दी पालाज वर क्षत्रिय, तो यानी कि एक सोर्स है जहाँ से हमें पता चलता है कि जो पाल थे यानी कि पाल रूलर्स थे ये क्षत्रिय थे। तो क्षत्रिय कौन थे, मैंने आपको बताया है कि ये एक वॉरियर थे, इसलिए हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ये एक वॉरियर के बेटे थे। ठीक है, तो वॉरियर कौन हुए थे, जो युद्ध किया करते थे, ठीक है, जो लड़ाई किया करते थे या युद्ध में जो सबसे फ्रंट पे आके लड़ाई किया करते थे, तो उन्हें हम उस टाइम पे क्षत्रिय बोलते थे और उन्हीं को, क्षत्रियों को ही हम वॉरियर हमेशा बोलते हैं। तो ये कहाँ से हमें पता चलता है, तो बलाला करिता से हमें ये पता चलता है। अब हम बात करेंगे कि रामचरितम लाइकवाइज बियर्स विटनेस टू द 15th पाल एम्पायर। तो ये क्या बोल रहे हैं कि 15th जो पाल एम्पीरियर थे यानी कि रामपाल एज अ क्षत्रिय, ये कहाँ मेंशन है, तो ये मेंशन है किसमें, रामचरित्रम में। तो यानी कि रामचरित्रम एक रिटन सोर्स है जिसमें हमें ये विटनेस मिलता है, यानी कि ये पता चलता है जहाँ से हमें कि जो 15th पोजीशन के जो पाल एम्पीरियर थे यानी कि जो रूलर थे जिनका नाम रामपाल था, वो एक क्षत्रिय थे। तो यहाँ से भी हमें पता चलता है कि जो पालास थे वो वॉरियर्स थे यानी कि क्षत्रिय थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इन्हीं के बारे में आगे कि वी केम टू नो अबाउट गोपाला फ्रॉम द अर्ली नोन टेक्स्ट ऑफ तारानाथ रिटन इन 6th सेंचुरी, यानी 16th सेंचुरी में, किसमें, 16th सेंचुरी में किसने लिखा है, तारानाथ ने। एक टेक्स्ट है तारानाथ, वहाँ से हमें पता चलता है। ये प्रॉपर लाइन आपको समझनी पड़ेगी, तारानाथ एक रिटन सोर्स है, ठीक है, इससे हमें गोपाल के बारे में पता चलता है जो कि 16th सेंचुरी में लिखी गई है, यानी कि जो इनका टाइम पीरियड था उसके बाद ये इनके बारे में लिखा गया, तो यानी कि कोई ना कोई उस टाइम पे रहा होगा जो सोर्स है तारानाथ। तो अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि तारानाथ में या गोपाल के बारे में किस सोर्स में हमें बताया गया जो 16th सेंचुरी में लिखी गई थी, तो तारानाथ को आपको ध्यान रखना है कि पाल एम्पायर से रिलेटेड है और गोपाल रूलर के बारे में ये हमें बताता है। ही वॉज मैरिड टू देद देवी, देदा देवी भी आप बोल सकते हो, किसने, गोपाल ने शादी की थी इनसे, ऑफ द भद्र डायनेस्टी। तो आपसे पूछ सकते हैं कि गोपाल की जो वाइफ थी वो किस डायनेस्टी से रिलेट करती थी, तो वो भद्र डायनेस्टी से रिलेट करती थी। इन अ रिवॉल्यूशन टू द एंड बात करें तो मत्स्यान द पीपल इलेक्टेड गोपाल एज देयर मोनार्क। तो हमें पता चलता है एक रिवॉल्यूशन के थ्रू जब एंड होता है मत्स्यान, मतलब ये क्या लिखा है, मत्स्यान याना, मतलब आप पढ़ सकते हो इसको प्रोनाउंसिएशन करके, कि इसमें ये पता चलता है कि पीपल जो है इलेक्ट करके गोपाल को, उनको एज अ मोनार्क बनाया था। मोनार्क का मैं आपको फॉर्म बता चुकी हूँ, बार बार मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत है, लास्ट वीडियो में ही मैंने बहुत डिटेल में बताया था कि मोनार्की क्या होती है और किस टाइप की रूलिंग होती है। ठीक है, तो अब रिलीजन की हम बात करें कि रिलीजन ऑफ गोपाल, क्या गोपाल का रिलीजन था, तो गोपाला वॉज एन अर्डेंट सपोर्टर ऑफ महायान बुद्धिज़्म। हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि इनका बुद्धिज़्म से बहुत अच्छा रिलेशन है, बुद्धिज़्म को ये काफ़ी प्रमोट करते थे और महायान और वज्रयान स्कूल जो है इनको ये प्रमोट करते थे। इस टाइम, इनके टाइम पे ही उसको एक प्रेस्टीज यानी एक औहदा, एक रिचनेस मिली थी, किसको, महायान बुद्धिज़्म को। अब हम बात करेंगे फेमस बुद्धिस्ट महावीरा एट ओदंतीपुरी वॉज बिल्ट बाय गोपाल। उदंतपुरी हमने पढ़ा है काफ़ी ज़्यादा कि जो फेमस बुद्धिस्ट महावीरा था, मतलब महावीरा एट उदंतीपुरी वॉज बिल्ट बाय, किसके द्वारा बनाया गया है, गोपाल के द्वारा बनाया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। गोपाल बिल्ट ग्रेट मोनास्ट्रीज, यानी इन्होंने काफ़ी सारी मोनास्ट्रीज बनाई हैं, टेम्पल्स बनाए हैं इन हिज रीजन। तो अगर आपसे स्टेटमेंट पूछा जाए कि क्या पाला एम्पायर या पाल डायनेस्टी जो है ये टेम्पल बिल्डिंग में बिलीव करती थी या फिर ग्रेट, मतलब काफ़ी बड़े पैमाने पर टेम्पल्स को बनाया गया था, कंस्ट्रक्ट किया गया था, मोनास्ट्रीज बनाई गई थी, आर्ट कल्चर में इनका काफ़ी सहयोग था, तो हाँ वो स्टेटमेंट सही होगा। तो आप उस पर टिक लगा सकते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है। अब बात करते हैं बुद्धिस्ट महावीर उदंतपुरी। अगर किसी को इसके बारे में नहीं पता है कि ये क्या है, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसके लिए भी डाल दी है। इट वॉज बिल्ट बाय गोपाल इन 8th सेंचुरी, यानी कि 8th सेंचुरी में गोपाल ने इसको बनवाया था। इट इज़ कंसिडर्ड एज द सेकेंड ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट महावीरा आफ्टर नालंदा। ठीक है, तो विक्रमशिला जो हम बात कर रहे हैं उसी की बात चल रही है, उदंतपुरी। तो नालंदा के बाद ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि पाल डायनेस्टी के टाइम पे बना है। तो ऑब्वियसली कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर, एजुकेशन को ये काफ़ी सपोर्ट करते थे। तो ये स्टेटमेंट अगर एग्जाम में आता है तो आपको टिक लगाना है उस पर। ठीक है, इट वॉज सिचुएटेड इन मगध, तो ये मगध में सिचुएटेड है। प्रेजेंट डे उदंतपुरी बिहार, तो नालंदा भी बिहार में है और उदंतपुरी भी, यानी विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है वो भी बिहार में है। दिव्यहारा, बिहार नहीं है, दिव्यहारा वॉज डिस्ट्रॉयड बाय तुर्को मुस्लिम कॉन्करर, यानी कि कोई तुर्क मुस्लिम थे, उन्होंने क्या किया, बिहार को डिस्ट्रॉय किया। नेम, उसका नाम क्या था, मोहम्मद बिन
मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, आपने इनका नाम सुना होगा, इन द लेट 1100 सेंचुरी। मतलब तो आपको पता चल जाएगा कि 11th सेंचुरी के एंड में, ठीक है, लेट में इन्होंने क्या किया था, विहाराज को नष्ट किया था। यानी कि नालंदा यूनिवर्सिटी भी बख्तियार खिलजी ने ही डिस्ट्रॉय की थी, और उदंतपुरी यानी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी जो है ये बख्तियार खिलजी ने ही डिस्ट्रॉय की थी। और ये आगे हम पढ़ेंगे, जब मुस्लिम इन्वेडर्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये इंडिया में आए थे और इन्होंने सब कुछ नष्ट किया था। पर अभी आप इस चीज़ के लिए इतना ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रूलर आते हैं धर्मपाल। तो गोपाल के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया। अब धर्मपाल हमारे जो नेक्स्ट रूलर आते हैं गोपाल के बाद, अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ही वॉज द पाल रूलर ऑब्वियसली हु डिफीटेड द प्रतिहार रूलर वत्सराज। देखिए, मैंने जब त्रिपार्टाइट स्ट्रगल करवाया था वहाँ मैंने बताया था कि प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल एम्पायर के बीच में काफ़ी ज़्यादा फाइट होती है। तो यहाँ पे ये उन्हीं प्रतिहार के बारे में बात कर रहे हैं, वत्सराज, जिनका मैंने उसमें भी कम बताया है आपको कि धर्मपाल और वत्सराज के बीच में फाइट होती है कि धर्मपाल जो है ये पाल रूलर होते हैं और प्रतिहार रूलर जो है वत्सराज होते हैं। इन दोनों के बीच में फाइट होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि ये एक पाल रूलर थे धर्मपाल, हु डिफीटेड बाय, यानी कि प्रतिहार रूलर जो वत्सराज थे इन्होंने धर्मपाल को हरा दिया था बैटल में। दी लेटर राष्ट्रकूटा रूलर ध्रुवा, ध्रुवा के बारे में भी त्रिपार्टाइट स्ट्रगल में है। अगर आप एक बार वो त्रिपार्टाइट स्ट्रगल वाली वीडियो मेरी पढ़ लेंगे ना, आपको ये पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी कि क्यों ये आपस में लड़ रहे थे, कैसे इनका कनेक्शन है, वो वहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने क्लियर करके पढ़ाया है। लेटर हम बात करें क्या हुआ था, राष्ट्रकूटा रूलर ध्रुवा डिफीटेड धर्मपाल। तो धर्मपाल पहले किस प्रतिहार, वत्सराज ने पहले धर्मपाल को हराया, फिर बाद में क्या हुआ, राष्ट्रकूट रूलर थे ध्रुव, उन्होंने भी धर्मपाल को हराया एज वेल एज वत्सराज। तो यह लाइन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आफ्टर ध्रुव, जो कि राष्ट्रकूट रूलर थे, तो आफ्टर ध्रुव लेफ्ट फॉर द डेक्कन एरिया। तो इसके बाद क्या हुआ, जो ध्रुव थे यानी कि जो राष्ट्रकूट थे वो साउथ में, इनका किंगडम काफ़ी ज़्यादा बसा, मतलब बना रखा था इन्होंने। तो इन्होंने क्या किया, धर्मपाल को हराने के बाद ये साउथ में चले गए, यानी कि अपने डेक्कन एरिया में चले गए। और धर्मपाल असेंबल्ड अ फोर्सफुल डोमेन इन नॉर्दर्न इंडिया। तो वो ऑब्वियस है, अगर एक किंग जो काफ़ी स्ट्रांग है वो आपको हरा के अपने वापस किंगडम में चला जाएगा अपने एरिया में, तो आपको फिर से मौका मिल जाएगा कि आप उस एरिया पे दोबारा कब्जा कर सको। तो जो धर्मपाल ने किया, ठीक है। धर्मपाल ने क्या किया, ही क्रस्ड इंद्र युद्ध ऑफ कन्नौज। कन्नौज उस टाइम पे बहुत बड़ी कैपिटल सिटी हुआ करती थी, यानी कि जैसे एक टाइम पे मगध था ना, कि मगध पे जो रूल करेगा वो पूरे इंडिया में रूल करेगा, तो कुछ इस टाइप का ही था। कन्नौज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी बन चुका, मतलब कैपिटल बन चुका था। तो इंद्र युद्ध जो कन्नौज में रूल करते थे, इनको धर्मपाल ने हरा दिया और इंट्रोड्यूस किया अपना खुद का पर्टिकुलर चूजन वन, यानी कि इंद्र युद्ध जो कन्नौज में अभी संभाल रहे थे उनको हटा के धर्मपाल ने चक्रय युद्ध को बैठा दिया। चक्रायुध एक पर्सन थे जिनको इन्होंने कन्नौज की गद्दी पे बिठाया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, किसने, धर्मपाल ने। अ फ्यू अदर लिटर स्टेट्स, यानी कि उसके बाद कुछ छोटे छोटे स्टेट्स इन नॉर्दर्न इंडिया लाइकवाइज रिकॉग्नाइज्ड हिज सुजेरेनिटी, यानी धर्मपाल ने जो छोटे छोटे और इन नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स थे उस पर भी अपने आप को जमा लिया, यानी कि उसको भी अपने अंदर ले लिया, कैप्चर कर लिया। बिफोर लॉन्ग, ठीक है, हिज एक्सटेंशन वॉज चेक्ड बाय वत्सराज चाइल्ड नागभट्ट। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, जो राष्ट्रकूट प्रतिहार रूलर थे वत्सराज, इनका बेटा था नागभट्ट सेकंड, उन्होंने फिर इसको संभाला, मतलब वो फिर धर्मपाल के टाइम पे आते हैं और जो कि वैंक्विस्ट कर देते हैं कन्नौज एंड हेडेड आउट चक्रायुद्ध। तो पूरी स्टोरी आपको समझ में आई, मैं एक बार फिर से ओरली आपको बता देती हूँ कि धर्मपाल को सबसे पहले हराते हैं प्रतिहार रूलर जो कि वत्सराज हैं, ठीक है। फिर उसके बाद राष्ट्रकूट रूलर होते हैं ध्रुव, वो इनको हराते हैं, यानी कि दोनों ही जो प्रतिहार रूलर और राष्ट्रकूट रूलर हैं वत्सराज और ध्रुव, ये दोनों ही धर्मपाल को हराते हैं। और जो राष्ट्रकूट रूलर की गलती ये होती है कि ये साउथ में वापस चले जाते हैं अपना किंगडम संभालने। तो क्या होता है कि धर्मपाल जो है कन्नौज में जो इंद्रयुद्ध होते हैं उनको हटा के अपने दूत को बिठाते हैं जिनका नाम चक्रयुद्ध होता है। फिर लेकिन बाद में क्या होता है ना कि जो वत्सराज थे जो कि प्रतिहार रूलर थे वो नागभट्ट सेकंड के फादर थे, यानी कि नागभट्ट सेकंड जब गद्दी संभाला इन्होंने, जो कि प्रतिहार रूलर थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर चक्रयुद्ध को हटा के कन्नौज पे अपना शासन जमा लिया। अब नेक्स्ट आते हैं अकभट्ट सेकंड, देन प्रोग्रेस्ड अप टू मुंगेर एंड डिफीटेड धर्मपाल इन अ बैटल। ठीक है, समझ में आ गया, नागभट्ट है, सॉरी एन कट गया। नागभट्ट सेकंड जो है ये क्या करते हैं, मुंगेर जाते हैं, यानी कि बिहार से रिलेट हुआ, तो ये बिहार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नागभट्ट कौन थे, ये प्रतिहार रूलर थे, ठीक है। तो ये डिफीट करते हैं धर्मपाल को एक बैटल में, और धर्मपाल वॉज कंपेल्ड टू सरेंडर, वो सरेंडर करते हैं, एंड टू लुक फॉर ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर विद द राष्ट्रकूट एम्पेरियर। तो अब ये क्या करते हैं, ये अपने आप को नागभट्ट के आगे सरेंडर कर देते हैं,
कि अब ठीक है वो बैटल में हार गए, और फिर क्या करते हैं ये ऑर्गेनाइज कर लेते हैं अपने आप को, किसके साथ जुड़ जाते हैं, जबकि नागभट्ट जो हैं ये प्रतिहार रूलर हैं, लेकिन ये राष्ट्रकूट रूलर के साथ जाके, जो कि राष्ट्रकूट उस टाइम पे जो एम्पीरियर थे वो गोविंद थर्ड थे, इनसे जाके ये अपना एक ऑर्गेनाइज मतलब एक साथ बना लेते हैं अपना इनके साथ जाके, हु देन इंटरसीडेड बाय अटैकिंग नॉर्दर्न इंडिया एंड वैंक्विश कर देते हैं नागभट्ट को। देखिए होता क्या है कि धर्मपाल पाल रूलर से हैं, और जो ये गोविंद थर्ड हैं ये राष्ट्रकूट रूलर हैं, तो ये दोनों एक हो जाते हैं, किस लिए, नागभट्ट सेकंड को हराने के लिए। नागभट्ट सेकंड जो कि एक प्रतिहार रूलर है, ठीक है। तो इनको हटाने के लिए ये दोनों एक हो जाते हैं, धर्मपाल इनसे अपने हाथ मिला लेता है ताकि इनको हटा सके। क्यों? क्योंकि जो नागभट्ट सेकंड है वो धर्मपाल को डिफीट कर देते हैं मुंगेर में एक बैटल में। तो ये जो धर्मपाल हैं ये राष्ट्रकूट रूलर गोविंद थर्ड से अपने हाथ मिला लेते हैं और क्या करते हैं, अटैक करते हैं नॉर्दर्न इंडिया पे और वैंक्विश कर देते हैं नागभट्ट सेकंड को, जो कन्नौज में अपना एक रूलिंग जमा लेते हैं, वहाँ पे बैठ जाते हैं वहाँ की गद्दी पे। तो उनको हराने के लिए ये दोनों अपने आप एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। तो होप ये स्टोरी आपको क्लियर हो गई होगी, मैं अच्छे से समझा पा रही हूँ। फिर हम बात करेंगे धर्मपाल पिक्ड अप कंट्रोल ओवर नॉर्थ इंडिया आफ्टर गोविंद थर्ड लेफ्ट फॉर द डेक्कन। अब गोविंद थर्ड भी डेक्कन में चले गए, तो दोनों ने मिलकर ही कन्नौज को जीतने के लिए क्या कहते हैं, किसको हराया था, नागभट्ट सेकंड को, यानी कि प्रतिहार रूलर को हराया था इन्होंने। देखिए एग्जाम में पता है क्या करेंगे, आपको राजा का नाम देख के ना ऐसे पूछ लेंगे कि किस किस ने साथ में एक दूसरे से हाथ मिलाया था। तो प्रतिहार राष्ट्रकूटाज ने मिलाया था कि पाल और राष्ट्रकूटाज ने मिलाया था। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रतिहार को हराने के लिए पाल और राष्ट्रकूट डायनेस्टी एक हो गए थे, किसके लिए, कन्नौज को, कन्नौज की जो गद्दी थी उसको पाने के लिए। फिर धर्मपाल उस पर बैठ जाते हैं और जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के होते हैं गोविंद थर्ड, ये डेक्कन में चले जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये डेक्कन में इनका अपना खुद का काफ़ी बड़ा किंगडम था, ठीक है। ही रिवाइव्ड द टाइटल, कौन, धर्मपाल जब कन्नौज की गद्दी पर अच्छे से बैठ जाते हैं, पूरा नॉर्थ इंडिया इनके कंट्रोल में होता है, तो ये एक टाइटल देते हैं अपने आप को। कितनी टाइटल्स हैं, 3 हैं, मैं कोमा लगा देती हूँ यहाँ पे। कौन कौन से हैं, परमेश्वर, ठीक है, परम एक सेकेंड, परमा भतार का, तो ये आपको ध्यान रखना है, और महाराजा धीराज। तो ये 3 टाइटल कौन लेता है, धर्मपाल। धर्मपाल वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन नेम्ड देवपाल। तो पहले कौन आए, गोपाल, फिर उसके बाद कौन आए, धर्मपाल, अब धर्मपाल के बाद कौन आ रहे हैं, देवपाल। तो ये इस तरीके से आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पता होना चाहिए। ही अज्यूम्ड द नेम विक्रमशिला, ठीक है, कौन, धर्मपाल, टू शो हिज पावर और टू ऑनर टू फाउंडिंग द विक्रमशिला मोनास्ट्री, ठीक है। तो ये धर्मपाल विक्रमशिला को अज्यूम करते हैं, यानी कि फाउंड करते हैं। ड्यूरिंग हिज रीजन ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल ऑकवर्ड, यहाँ पे मैंने इसलिए मेंशन करके बता दिया आपको कि इनके टाइम पे, धर्मपाल के टाइम पे त्रिपार्टाइट स्ट्रगल चालू होता है, और हमने देखा तीनों के बीच में लड़ाई भी होती है। कौन कौन, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट डायनेस्टी फॉर कंट्रोल ऑफ कन्नौज। ये मैंने इसलिए अलग से कलर से मेंशन किया है क्योंकि जो स्टोरी मैंने पीछे बताई है आपको वो यहाँ से रिलेट हो रही है, ठीक है। धर्मपाल रूल्ड फॉर अराउंड 40 ईयर्स, 40 साल तक ये रूल करते हैं, जो कि काफ़ी लंबा पीरियड था। एंड टुक पालास किंगडम इन अ न्यू हाइट्स, तो ये पाल किंगडम को काफ़ी ऊंचाई तक लेके जाते हैं। अकॉर्डिंग टू तारानाथ, यानी कि ये एक सोर्स थे, जो लिटरेरी सोर्स था, धर्मपाल का जो एम्पायर था स्पेंड फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल तक था टू दिल्ली, जलंधर इन द नॉर्थ एंड विंध्यान हिल्स टू द साउथ। तो ये एक एरिया एक्सटेंशन बताया है इन्होंने कि कहाँ से कहाँ तक था इनका, तो ये आप ध्यान रखना। ही पोजेसेस्ड सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वेसल स्टेट्स लाइक इन पंजाब, द वेस्टर्न हाईलैंड्स, राजपुताना, मालवा, बेरार, आउटस्कर्ट्स ऑफ रेलम, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इस एरिया में भी थोड़ा बहुत इनका सिग्निफिकेंट था। धर्मपाल्स ascension to the throne as the most powerful king of the time is a clear sign of the political climate shift, ठीक है। तो इनका मतलब बता रहे हैं कि इन्होंने किस तरीके से प्रॉपर डिप्लोमेसी खेल के, कि किस तरीके से दोनों को अगेंस्ट करके और दूसरे से हाथ मिला के एक राजा को हराना। तो जिस तरीके से इन्होंने अपनी एक हाइट पे अपने एम्पायर को पूरे नॉर्थ इंडिया में स्विच किया, पूरे में एक्सटेंड किया, तो वो एक काफ़ी पावरफुल किंग माने जाते हैं इसी वजह से। फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम देयर वॉज पावर ट्रांसफर्ड, तो थोड़े टाइम के लिए जो है पावर ट्रांसफ़र हुई थी, किससे, फ्रॉम प्रतिहाराज टू पालाज। तो किसके टाइम पीरियड में पावर शिफ्ट हुई थी, धर्मपाल के टाइम पे हुआ क्या था, जो सारी पावर थी, क्योंकि धर्मपाल ने क्या किया था, राष्ट्रकूट डायनेस्टी से हाथ मिला लिया था प्रतिहार को हराने के लिए नॉर्थ इंडिया में। तो क्लियर हो गया, नॉर्थ में कौन कौन थे, पाल और प्रतिहार, साउथ में कौन थे, राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट तो क्या करते थे, ऊपर आते थे, लड़ते थे, फिर वापस अपने एरिया में वापस चले जाते थे। तो थोड़े टाइम के लिए ही जब राष्ट्रकूट ने पाल को हेल्प किया था, धर्मपाल को, तो
उस टाइम जो कि नाग भट्ट सेकंड थे, तो उन्होंने क्या किया था, वो थोड़े से शॉर्ट पीरियड के लिए जो पाल एम्पायर है उसका जो टाइम था वो अच्छा चल रहा था, थोड़े टाइम के लिए ही कंट्रोल कर पाए थे वो नॉर्थ इंडिया पे। अब हम देखते हैं जो बैटल्स लड़े थे धर्मपाल ने, ठीक है, देवपाल, अब इसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो कॉन्क्वेस्ट ऑफ कन्नौज, तो ये हम पूरी स्टोरी पढ़ ली है मैंने, इसलिए ज़्यादा बड़े बड़े शब्द नहीं डाले हैं यहाँ पे ताकि आपको थोड़ा बहुत रीड करना है। ही डिफीटेड कन्नौज किंग इंद्रयुद्ध, स्टार्टिंग में बता दिया मैंने, एंड सेट हिज नॉमिनी चक्रायुद्ध को बिठाया था ऑन द थ्रोन एंड कंडक्टेड द कोर्ट इन कन्नौज, कन्नौज पे ये बैठ गए। दिस कोर्ट वॉज अटेंडेड बाय द रूलर ऑफ भोज, मत्स्य, मद्रा। देखिए अब आपसे ये पूछा जाएगा कि कन्नौज के कोर्ट में कौन कौन अटेंड करता था, यानी कि कौन कौन बैठते थे, तो भोज थे, मत्स्य। अब ये क्या करेंगे, आपको एक पूरा प्रॉपर स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि एक कोर्ट था जो कि अटेंड किया जाता था भोज, मत्स्य, मद्रा, कुरु, यदु, यवन, अवंती, गंधार और कीरा। तो किसके टाइम पे करा जाता था, कन्नौज में, और रूलर कौन थे, धर्मपाल, जिन्होंने चक्रयुद्ध को उस थ्रोन पे बिठाया था। तो आपको ये ध्यान रखना, तो ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए। These kings bowed down reverently with their diadems shaking when Chakrayudh was installed on a Kannauj throne. ठीक है, the rulers of these regions may have paid tribute to धर्मपाल, ठीक है, to keep their independence। तो ये धर्मपाल को ट्रिब्यूट देते थे ताकि अपनी इंडिपेंडेंस बनाए रहे और धर्मपाल से कभी ऐसा सिचुएशन ना आए कि इनको फाइट करनी पड़े, क्योंकि पता था कि धर्मपाल के पास शासन ज़्यादा है तो वो इनको हरा देगा, तो इसलिए थोड़ी बहुत इनको ट्रिब्यूट ये दिया करते थे ताकि ये अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाए रखे। दिस शोज दैट द डोमिनेंस ऑफ धर्मपाल एट दैट टाइम। तो यही एक तरीका था इसका, अपना राज बढ़ा के दूसरे राज्यों को अपने अंडर ले लेना और उन पे एक तरीके से एहसान दिखाना कि मैं आपको संभाल रहा हूँ, तो आप मेरे को एक ट्रिब्यूट पे करिए। और तो ट्रिब्यूट कुछ भी हो सकता है, चाहे वो टैक्स लेते हो, चाहे वो कुछ लेते हो, गोल्ड लेते हो, कुछ भी लेते हो, तो कहीं ना कहीं इनका एक ऑरा था उस टाइम पे। कुछ टाइम के लिए ही पाल डायनेस्टी धर्मपाल के टाइम पे बहुत हाई गई थी, तो ये आपको बताने की कोशिश हो रही है। फिर जब कन्नौज का बैटल हो जाता है, कन्नौज पे धर्मपाल का प्रॉपर वो हो जाता है, फिर होता है ट्रिपार्टाइट बैटल, तो उसके बारे में देखते हैं। वो कन्नौज के लिए ही होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो ट्रिपार्टाइट बैटल है, स्ट्रगल है, वो कन्नौज के लिए ही होता है। ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल ऑकवर्ड बिटवीन पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट डायनेस्टी फॉर कंट्रोल ऑफ कन्नौज, ठीक है। मुझे नहीं लगता अभी ये हिंदी वालों को इतनी इंग्लिश तो आ ही रही होगी, क्योंकि मैं ये चीज़ें बहुत बार पीछे बता चुकी हूँ, तो बार बार रिपीट करने से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अ बैटल फाउट बिटवीन धर्मपाल एंड द प्रतिहार किंग वत्सराज एट प्रयाग, ठीक है, प्रयाग में इनकी लड़ाई हुई थी सबसे पहली बार, किनके बीच में, धर्मपाल और प्रतिहार किंग वत्सराज। तो आपको ध्यान रखना है, रिजल्ट इन द डिफीट ऑफ धर्मपाल, तो यहाँ धर्मपाल प्रतिहार किंग वत्सराज से हार जाते हैं पहली लड़ाई में, ठीक है। आफ्टर सम टाइम वत्सराज वॉज डिफीटेड बाय राष्ट्रकूट किंग ध्रुव, तो ध्रुव को कौन जो ध्रुव किंग है राष्ट्रकूट के, वो वत्सराज को हरा देते हैं, ठीक है। फिर धर्मपाल वापस से कंट्रोल ले लेता है कन्नौज में आफ्टर वत्सराज फॉल, बट ही वॉज अगेन डिफीटेड बाय ध्रुव। फिर राष्ट्रकूट जो रूलर जो ध्रुव है वो दोनों को ही हराते हैं, प्रतिहार को भी और पाल डायनेस्टी को भी। ध्रुवा सून रिटर्न टू द साउथ एंड धर्मपाल सफर्ड लिटिल लॉस एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रैपिड चेन ऑफ इवेंट्स। तो क्या है, आप बार बार किसी न किसी रूलर के थ्रू हार रहे हो तो आपको लॉस तो होगा ही। तो किसको लॉस हुआ था, धर्मपाल को, ठीक है, क्योंकि उन्हीं का शासन हम बात कर रहे हैं अभी। तो राष्ट्रकूट वॉर डिवास्टेटेड बाय अ सक्सेशन स्ट्रगल आफ्टर ध्रुवाज डेथ। तो क्या हुआ, जब ध्रुव जो किंग थे राष्ट्रकूट के, उनकी जो डेथ हुई, तो थोड़ा सा राष्ट्रकूट डायनेस्टी का भी नुकसान हुआ था और उस टाइम पे वो थोड़ा लो हो गए थे, किसकी डेथ के बाद, ध्रुव किंग के डेथ के बाद। धर्मपाल टुक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन एंड रिकवर्ड कन्नौज पुटिंग हिज नॉमिनी चक्रयुद्ध ऑन द थ्रोन, ठीक है। तो चक्रयुद्ध को बिठाते हैं थ्रोन पे, तो ये वहाँ तक की स्टोरी है। ही असेंडेड टू द पोजिशन ऑफ उत्तरापथ स्वामिन, तो उत्तरापथ स्वामिन का ये पोजीशन लेते हैं कौन, चक्रयुद्ध धर्मपाल, एंड द मोस्ट पावरफुल रूलर इन द नॉर्थ इंडिया। तो देख लिया आपने, ऊपर तीन चीज़ें मैंने बताई थी, इन्होंने टाइटल लिए थे, कौन सा, परमेश्वर, परम भत्तार का और महाराज अधिराज। और यहाँ पे इन्होंने क्या ली है, किस चीज़ का लिया इन्होंने पोजीशन, उत्तर पथ स्वामीन, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, यानी उत्तर पथ स्वामीन का मतलब है कि उत्तरी भाग यानी नॉर्थ इंडिया का जो पथ है उसके ये स्वामीन, यानी स्वामीन मतलब क्या होते थे, रूलर बन गए, किंग बन गए हैं, ठीक है, लॉर्ड ऑफ नॉर्थ।
तो कहीं ना कहीं ये इनका मतलब है कि नॉर्थ के ये लॉर्ड बन गए थे, भगवान आप बोल सकते हो। अब इनकी हम आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे, किसकी, सिर्फ धर्मपाल के एरिया की आर्ट आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं। देखिए मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रही हूँ, हर राजा का आर्किटेक्चर कैसा था, उनके रिलीजन क्या थे। लोग क्या करते हैं, पहले सारे रूलर्स पढ़ाएंगे, फिर ओवरऑल आपको उनका आर्किटेक्चर बताएंगे, लेकिन मैं एक एक पर्टिकुलर राजा के अंडर क्या क्या आर्किटेक्चर चल रहा था, क्या क्या चल रहा था, मैं वो सब कंप्लीट करवा रही हूँ। तो ही रिनोवेटेड द नालंदा यूनिवर्सिटी, इन्होंने रिनोवेट किया था नालंदा यूनिवर्सिटी को और बिल्ट किया था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनवाई थी, आप मुझे कमेंट में बताएंगे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही वीडियो में ये कंप्लीट करवाया कि नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनवाई थी, लेकिन रिनोवेट किसने करवाया था, दोबारा से उसको ठीक किसने करवाया था, तो धर्मपाल थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और धर्मपाल ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनवाई थी एंड सोमपुर महावीरा ये भी इन्होंने बनवाया था। ऑल ऑफ देम वर बुद्धिस्ट एकेडमिक सेंटर। तो बुद्धिज्म से रिलेशन इनका बहुत अच्छा था, ये मैंने आपको बताया है, बुद्धिज्म में काफ़ी इनका बिलीव था, तो इसलिए इस चीज़ को ये फॉलो करके यूनिवर्सिटीज़ इन्होंने बनाई थी। नालंदा यूनिवर्सिटी बिकेम वेल नोन अराउंड द वर्ल्ड ऑफ पाला रीजन, ठीक है। नालंदा हैड अबाउट 10,000 स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, यानी कि 10,000 बच्चे और टीचर्स थे मिला के, हु केम फ्रॉम ऑल थ्रू आउट इंडिया, जो कि पूरे इंडिया से एज वेल एज सेंट्रल एशिया से, सोच रहे हैं एशिया हो गया, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, श्रीलंका, यहाँ से लोग आके यहाँ पे पढ़ते थे और पढ़ाते थे। इट वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड। तो बिहार के एग्ज़ाम के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वैसे ये हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बिहार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये चीज़ वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये लार्जेस्ट, मतलब वर्ल्ड का सबसे पहला लार्जेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था नालंदा यूनिवर्सिटी, तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इट प्रोवाइडेड एजुकेशन इन अ वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में एजुकेशन प्रोवाइड करवाते थे। He also gave the royal income from 200 nearby villages to cover नालंदा यूनिवर्सिटी एक्सपेंसेस। तो इन्होंने काफ़ी पैसे दिए हैं, ठीक है, विलेजेस को कवर करने के लिए, नालंदा यूनिवर्सिटी के एक्सपेंस के लिए इन्होंने विलेजेस भी काफ़ी सारे दान में दिए थे, ज़मीन दान में दी थी इन लोगों ने कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो है काफ़ी बड़ी बन सके, और उसका पूरा खर्चा इन्होंने उठाया था। ही फाउंडेड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, किसने, धर्मपाल ने, एंड रिनोवेट करवाने में इन्होंने पैसे दिए थे। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन्होंने ही फाउंड की है, किसने, धर्मपाल ने, लेकिन इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी फाउंड नहीं की, रिनोवेट करवाया था। फाउंड किसने की पहले ही बता चुकी हूँ मैं, तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अब दिस यूनिवर्सिटी कंप्लीटेड डायरेक्टली विद नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। इट हैड ओवर 100 फैकल्टी एंड ओवर 1000 स्टूडेंट्स लिस्टेड, ठीक है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज वेल नोन फॉर प्रोवाइडिंग स्पेशलिस्ट तंत्र ट्रेनिंग, यानी कि तंत्रिज्म, थोड़े बहुत ना मैजिकल ट्रेनिंग्स वगैरह, ये सब कहाँ दी जाती थी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में। तो ये अपने इस चीज़ के लिए ज़्यादा जाना जाता था कि यहाँ पे तंत्र विद्या की ट्रेनिंग दी जाती थी। आतिया दीपनकरा, अ क्रिएटर ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म शर्मा ट्रेडिशन। तो ये आतिया दीपनकरा है, ठीक है, ये एक क्रिएटर थे किसके, तिब्बतन बुद्धिज़्म्स के ट्रेडिशन के। वॉज वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ मोस्ट वेल नोन ग्रेजुएट। तो मतलब कि यूनिवर्सिटी में जो मोस्ट वेल नोन ग्रेजुएट, यानी सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट आप बोल सकते हो, तो कौन थे ये, आतिया दीपनकरा थे, क्रिएटर थे ये काफ़ी बड़े। दिस यूनिवर्सिटी थ्राइव्ड फॉर 400 ईयर्स अंटिल इट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय बख्तियार खिलजी, ठीक है, सोल्जर थे जो कि इन ईयर 200 में, यानी कि 400 साल बाद जो है बख्तियार खिलजी आते हैं और ये उसको नष्ट करके चले जाते हैं विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को, ठीक है। और वो नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत बार इन्होंने डिस्ट्रॉय की है, काफ़ी बार डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है अलग अलग इन्वेडर्स के द्वारा। सोमपुर महावीर की हम बात करें, अब ये बांग्लादेश में है, पहले बांग्लादेश ऑब्वियसली इंडिया का पार्ट था। तो यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय धर्मपाल, आपको ध्यान रखना है कि धर्मपाल ने 2 यूनिवर्सिटीज़ फाउंड की थी, सोमपुर महावीर जो कि एक बांग्लादेश में है और दूसरी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो कि बिहार में है। और नालंदा यूनिवर्सिटी को इन्होंने रिनोवेट करवाया था बंगाल में, ठीक है, इन दी लेट 8th सेंचुरी में। इट फ्लोरिस्ड फॉर 400 अंटिल 12th सेंचुरी। तो 400 साल ये चला था और 12th सेंचुरी में ऑब्वियसली बख्तियार खिलजी ने सब खत्म कर दिया था। इट वॉज अ प्रोमिनेंट लर्निंग सेंटर फॉर बुद्ध ड्रामा, यानी बुद्धिज़्म में जो ड्रामाज हुआ करते थे, जैनिज़्म यानी कि जैन ड्रामा, और सनातन धर्म हिंदुइज़्म के बारे में काफ़ी अच्छा सेंटर माना जाता था पढ़ने के लिए, लर्न करने के लिए। तो क्या दिख रहा है हमको इस टाइम पे, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और हिंदुइज़्म तीनों ही पीक पे थे, लेकिन ये थोड़े सपोर्टर थे बुद्धिज़्म के। दिस यूनिवर्सिटी हैड एन इम्पैक्ट ऑन बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, ठीक है, एज फार एज कम्बोडिया। इट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड है, तो आपको इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ये बिहार के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देवपाल आते हैं नेक्स्ट रूलर, किसके, धर्मपाल के बेटे।
ही इज़ व्यूड एज द मोस्ट पावरफुल किंग। किसके? पाल एम्पायर के ये मोस्ट पावरफुल किंग माने जाते हैं देवपाल। तो देवपाल का रीजन आप देख रहे हैं, ये प्रॉपर जो ब्लू कलर से हो रखा है ये देवपाल का रीजन है, जिसमें बांग्लादेश भी इंक्लूड है और अरुणाचल प्रदेश तो चलो यहीं तक है, थोड़ा बाहर का भी एरिया आप देख रहे हैं। तो ये साउथ तक था, यहाँ पे गुजरात, सॉरी हाँ गुजरात इनके अंडर में था, राजस्थान वाला एरिया थोड़ा सा बचा हुआ है, लेकिन ये गंधार कंबोज सारा एरिया इनके अंडर में था। तो अब हम पढ़ते हैं इनके बारे में कि मोस्ट पावरफुल किंग माने जाते हैं पाल एम्पायर के। ड्यूरिंग हिज रीजन पालाज वर क्रॉन्ड विथ सक्सेस एवरीवेयर। तो यानी कि इनके रीजन में जो पाल एम्पायर था, हर जगह सक्सेस मिल रही थी, ये जहाँ भी जा रहे थे। हिज सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन टुक हिम टू कम्बोज इन नॉर्थ वेस्ट एंड डेक्कन इन द साउथ। तो कहाँ गए? कम्बोज, ये रहा बिल्कुल नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया में, और फिर डेक्कन में साउथ तक गए, तो यहाँ तक इन्होंने रूल किया। देवपाल वॉज एन एक्सपर्ट एट कमांडिंग अ लार्ज आर्मी। तो बहुत बड़ी मतलब एक्सपर्ट थे काफ़ी बड़ी आर्मी को ये कमांड करने के लिए, तो बहुत बड़ी आर्मी थी और उस पर इनका कमांड काफ़ी अच्छा था और एबल थे विन करने के लिए, यानी कि जीतने के लिए, बिकॉज ऑफ हिज क्लेवर वॉर स्ट्रेटेजीज। यानी कि जो वॉर करने की स्ट्रेटेजीज थी वो इनकी काफ़ी अच्छी हुआ करती थी और उसी की वजह से ये अपनी आर्मी पे भी, जो कि काफ़ी बड़ी आर्मी थी इनकी, उस पर अच्छे से कमांड बना पाते थे और इसीलिए ये जीतते भी थे। ठीक है, एक है बदल पिलर इंस्क्रिप्शन। तो ये इंस्क्रिप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अब तक ये पहला इंस्क्रिप्शन है जो कि हम पाल एम्पायर में पढ़ रहे हैं। तो ये बताता है हमें कि देवपाल डिस्ट्रॉय करते हैं दी उत्कलाज इन्वेटेड और दी प्रगज्योतिषा ब्रोक द हुनाज डिग्निटी एंड हम्बल द गुर्जरा एंड द्रविडाज लॉर्ड्स। तो कितनों से इन्होंने पंगा लिया आप देख रहे हैं, इन्होंने नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट हर जगह के लोगों से, जो रूलर्स थे उनसे इन्होंने लड़ाई लड़ी है। तो ये क्या बोल रहा है कि देवपाल ने किन किन को डिस्ट्रॉय किया? कोई उत्कल्स थे और जो इन्वेड किया था प्रगज्योतिषा, इन्होंने किसको किया? हुनाज जो थे, हुनाज रूलर, उनकी डिग्निटी को ब्रोक किया। हम्बल किया गुर्जरा को, यानी कि गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, उनके बारे में बात चल रही है। और द्रविडास लॉर्ड्स यानी कि साउथ में बात कर रहे हैं, तो इनको इन्होंने डिस्ट्रॉय किया। ही इन्वेटेड, तो ये आसाम गए थे, कहाँ की बोल रहे हैं? ही इन्वेडेड, इन्वेड मतलब कि आप किसी और के राज्य में आप जा रहे हो, तो ये कहाँ इन्वेड करते हैं? प्रगज्योतिषा में, जो कि आसाम में होता है। वेयर द किंग सरेंडर्ड, वो वहाँ के जो किंग होते हैं आसाम के, वो सरेंडर कर देते हैं विदाउट अ स्ट्रगल, कि वो स्ट्रगल नहीं करते। एंड उत्कल जो कि उड़ीसा में है, हुज किंग फ्लड अवे, तो सारे किंग्स बिना लड़ाई करे ही इनसे अपने आप को सरेंडर कर देते हैं इनके आगे। और वज्र सत्व एक बुद्धिस्ट पोइट थे, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्या नाम है? वज्र सत्व, जो कि एक बुद्धिस्ट पोइट हैं, वॉज प्रेजेंट इन देवपाल्स कोर्ट। तो देवपाल के कोर्ट में कौन थे? आपको ये राजा के कोर्ट में कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपको ध्यान रखना है ये। तो वज्र सत्व जो हैं ये देवपाल के कोर्ट में थे, जो कि बुद्धिस्ट पोइट थे। ही वॉज द ऑथर ऑफ लोकेश्वर, सॉरी मैं यहाँ पे वो कर देती हूँ, लोकेश्वर सताका, ठीक है। तो किसने लिखी थी लोकेश्वर सताका? वज्र सत्व ने लिखी थी, जो कि बुद्धिस्ट पोइट थे, किसके अंडर? देवपाल के कोर्ट में। मेंटेन करते थे बहुत बड़ी आर्मी विद मोर देन 50,000 एलिफेंट्स इन्फेंट्री अंटिल हिट इज डिस्पोजल। तो 50,000 यानी कि 50,000 से भी ज़्यादा इनके पास एलिफेंट्स थे आर्मी में। तो ये कहीं ना कहीं एक रीज़न था, क्योंकि उस टाइम पे जितने ज़्यादा एलिफेंट्स राजाओं के पास में हुआ करते थे, तो उस राजा को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था और ज़्यादा ताकतवर माना जाता था। अब हम बात करेंगे सुलेमान के बारे में। मैंने जो फॉरेन इन्वेडर्स बताए थे, सॉरी फॉरेन ट्रैवलर्स, तो उसमें सुलेमान को भी मैंने पढ़ाया था, जो कि अरब ट्रेडर थे। तो ये ट्रेड करते थे और कहीं ना कहीं ट्रैवलर भी थे, जो कि प्रेज करते थे, बताते हैं और किसके बारे में? देवपाल के बारे में, कि उनकी आर्मी जो है बहुत ही बड़ी थी और पावरफुल थी और डिसिप्लिन थी। तो ये हमें कहाँ से, कौन बताता है हमें? सुलेमान हमें ये चीज़ बताते हैं। अब हम बात करेंगे, किंग थे एक बालपुत्र देव ऑफ जावा और सुमात्रा। तो जावा और सुमात्रा जो इंडोनेशिया का पार्ट है आज के टाइम पे, तो वहाँ के किंग हुआ करते थे बालपुत्र देव। तो वो डिस्पैच करते थे इनवॉय टू हिज कंट्री, कहाँ पे? उन्होंने इंडिया में भेजा देवपाल के टाइम पे, और परमिशन ली इनसे इरेक्ट करने के लिए मोनास्ट्री इन नालंदा विद द हेल्प ऑफ 5 विलेजेस। तो ये मोनास्ट्री बनाना चाहते थे नालंदा में। तो किसको भेजा था इन्होंने? किंग बालपुत्र देव थे जावा और सुमात्रा के, इन्होंने कुछ लोगों को भेजा था कंट्री में पूछने के लिए यहाँ पे कि वो नालंदा यूनिवर्सिटी के पास मोनास्ट्री बना सके, किसकी हेल्प से? 5 विलेजेस की हेल्प से। अकॉर्डिंग टू द बदल पिलर इंस्क्रिप्शन ही वॉज द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। तो किसके बारे में बात चल रही है? देवपाल के बारे में बात चल रही है। विच स्ट्रेच्ड फ्रॉम द हिमालयाज टू द विंध्या, यानी ऊपर से नॉर्थ में हिमालय और साउथ में विंध्यास तक, और फ्रॉम ईस्टर्न टू द वेस्टर्न सीज, तो यानी कि बे ऑफ बंगाल से लेकर अरेबियन सी से पूरा का पूरा जो एरिया था ये इनके अंडर था, ऊपर नॉर्थ इंडिया में,
और ऊपर हिमाचल से लेके, यानी कि आप मान सकते हैं ऊपर नॉर्थन इंडिया से लेके साउथ में कहाँ तक, विंध्यास तक इनका टाइम पीरियड के हिसाब से उस टाइम पे ये रूलिंग करते थे। यहाँ पे इतना एरिया इनके अंडर था। अब हम बात करेंगे पैटर्न्स ऑफ लिटरेचर, एजुकेशन और कल्चर की। तो कि मतलब ये क्या लिटरेचर था इनका, किस टाइप की एजुकेशन इन्होंने अपनाई थी, क्या कल्चर था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। किसके बारे में, देवपाल के अंडर में। तो गिफ्ट इन्होंने 5 विलेजेस गिफ्ट किए थे बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज को, एडवांसमेंट करने के लिए बुद्धिज़्म को, यानी कि बुद्धिज़्म को प्रमोट करने के लिए और सारी बिल्डिंग्स या यूनिवर्सिटीज़ बनाने के लिए उन्होंने 5 विलेजेस दिए थे बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज को। नालंदा बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर इन एंशिएंट इंडिया। बंगाल हैड मेड अनपैरेलल ग्रोथ, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई थी बंगाल में। एंड अ गैलेक्सी ऑफ स्कॉलर्स ब्लूज, तो काफ़ी सारे स्कॉलर्स वहाँ पर आए थे। तो ही बिल्ट काउंटलेस टेम्पल, यानी कि बहुत सारे टेम्पल्स बनाए जिनकी काउंटिंग नहीं है, और मोनास्ट्रीज बनाई थी मगध में। ही वॉज टॉलरेंट ऑफ अदर रिलीजियस बिलीफ, यानी कि दूसरे के रिलीजियस को भी ये काफ़ी ज़्यादा मतलब टॉलरेंस थी काफ़ी ज़्यादा, कि कोई ये नहीं था कि अगर ये बुद्धिज़्म को सपोर्ट कर रहे हैं तो ये अपने लोगों से चाहे कि सब बुद्धिज़्म में पार्ट लें, यानी कि सब बुद्धिज़्म को अपनाएं, ऐसा कुछ नहीं था। ये काफ़ी ज़्यादा टॉलरेंट थे सारे के सारे रिलीजियस को लेके। नेक्स्ट रूलर आते हैं महिपाल। किसके बाद है, देवपाल के बाद आते हैं महिपाल फर्स्ट, जिनका टाइम पीरियड है 977 से लेके 1027 तक। महिपाल के बारे में हम बात करें तो महिपाल वॉज द 9th पाल किंग एंड हिज रीजन कॉन्ट्रीब्यूटेड टू कंटिन्यू टू 50 ईयर्स। तो महिपाल जो है ये 9वें किंग थे पाल एम्पायर के। हमने अब तक सिर्फ 4 के बारे में पढ़ा, यानी कि बीच में जो आए होंगे वो बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आए होंगे, तो उनके लिए बारे में पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। महिपाल के देखें तो ये 9th किंग थे पाल किंग के, और इनका जो रीजन था वो 50 साल तक चला था, इन्होंने रूल किया था। ही वॉज सक्सेसफुल इन रिस्टोरिंग द ओल्डर ग्लोरी, यानी कि ये सक्सेसफुल रहे थे। जो ओल्डर ग्लोरी का कहने का मतलब ये है कि जो बाकी जो पुराने रूलर्स थे, जो राजा थे, उन्होंने जितना अपना राज्य बना रखा था, एक्सटेंड किया हुआ था, तो उसमें से इन्होंने कुछ भी लॉस नहीं होने दिया। वो उस चीज़ को इन्होंने कंटिन्यू किया, और कहीं भी इन्होंने एक भी अपना छोटा सा राज्य भी अपने हाथों से जाने नहीं दिया था पाल डायनेस्टी का। एंड गेव इट अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। ही वॉज द सन ऑफ, तो ये किसके बेटे थे, विग्रपाल के सेकंड के। तो आपको ध्यान रखना है कि जो महिपाल फर्स्ट थे ये विग्रपाल सेकंड के बेटे थे। एंड सक्सीडेड हिम टू द थ्रोन, यानी इनके बाद इन्होंने गद्दी संभाली। आफ्टर अज्यूमिंग द थ्रोन, महिपाल ने जब गद्दी संभाली तो ही इमीडिएटली बिगेन द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग बंगाल फ्रॉम इट्स फॉर्मर ग्लोरी, यानी बंगाल को इन्होंने वापस से, जो पहले बंगाल का जो एक ग्लोरी था, एक वो था औहदा था, वो वापस लेने के लिए इन्होंने गद्दी पे बैठते ही ट्राई किया। अकॉर्डिंग टू द सारनाथ इंस्क्रिप्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सारनाथ इंस्क्रिप्शन, इसके अकॉर्डिंग, यानी इसमें कुछ लिखा हुआ है इनके बारे में कि इन्होंने ऑर्डर दिया था कंस्ट्रक्ट करने के लिए सेक्रेड स्ट्रक्चर थ्रू आउट द बिहार। ठीक है, आफ्टर अज्यूमिंग द थ्रोन पे बैठने के बाद ही इमीडिएटली बिगेन द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग बंगाल, ये दोबारा से रिपीट हो गया। ही इनहेरिटेड साउथ बिहार, यानी कि साउथ बिहार में गए, फ्रॉम हिज फादर से इनको मिला था, विग्रपाल से, यानी विग्रपाल सेकंड से इनको और क्या मिला एक्स्ट्रा, साउथ बिहार मिला। तो ये इनके लिए इंपॉर्टेंट था एरिया। इन हिज अर्ली ईयर्स, यानी कि जब ये गद्दी पे बैठे थे तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, ही सक्सेसफुली फाउट द कम्बोज, यानी कम्बोज से इन्होंने फाइट की थी टू रिक्लेम करने के लिए नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न बंगाल। तो बंगाल को इन्होंने ले लिया था। बांगड़ एंड तिपेरा इंस्क्रिप्शन बताते हैं हमें डिटेल में कि द रिक्लेमिनेशन ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न बंगाल बाय महिपाल फर्स्ट। तो हमें कहाँ से क्लियरली पता चलता है कि जो महिपाल फर्स्ट थे, इन्होंने जो बिहार का एरिया था, साउथ बिहार और नॉर्थन वेस्टर्न इंडिया, और जो बंगाल का एरिया था ईस्ट बंगाल, यानी बिल्कुल पूर्वी वाला भाग जो है बंगाल का, इन्होंने अपने अंडर ले लिया था। तो ये हमें बांगड़ और तिपेरा इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। ही डिफीटेड द माउंटेनियस ट्राइब ऑफ कंजॉब्स, तो कम्बोज के जो ट्राइब्स थे और चंद्रा के जो ट्राइब्स थे, इनको ये डिफीट करते हैं। हु हैड क्लेम्ड द पाल टेरिटरी आफ्टर द टेन्योर ऑफ देवपाल। अब हम बात करेंगे ही रिस्टोर्ड पाल पावर। तो ये क्या करते हैं, पाल पावर को रिस्टोर करते हैं वापस से, जो पुरानी चीज़ें जो ग्लोरी थी वो वापस से लेकर आते हैं, वापस से वो औहदा बनाते हैं पाल एम्पायर का। और विद द एक्सेप्शन ऑफ अ रीजन ऑफ साउथ वेस्टर्न बंगाल विच वॉज हेल्ड बाय रानासुर एंड धर्मपाल। तो एक एक्सेप्शन रहता है कि जो साउथ वेस्टर्न बंगाल है वहाँ तक ये नहीं पहुँच पाते हैं, जो कि एक रानासुर और धर्मपाल ने जो एरिया अपने अंडर ले लिया था उसको ये नहीं ले पाते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ पूरा बंगाल जो ईस्टर्न तक है वो ये अपने अंदर ले लेते हैं। तो बैटल की बात करें राजेंद्र चोला, तो किसके साथ हुई थी, महिपाल फर्स्ट ने राजेंद्र चोल यानी कि चोल एम्पायर के साथ फाइट लड़ी थी, तो उसके बारे में बात चल रही है।
द इन्वेजन ऑफ राजेंद्र चोल इन बंगाल। तो बंगाल में क्या होता है, राजेंद्र चोल जो चोल एम्पायर के राजा होते हैं, किंग होते हैं, वो बंगाल में इन्वेजन करते हैं यानी कि अटैक करते हैं। वॉज अ मेजर इवेंट ड्यूरिंग महिपाल्स रीजन। ठीक है। दी त्रिमुलई इंस्क्रिप्शन, अब एक और इंस्क्रिप्शन की बात हुई है कि त्रिमुलई इंस्क्रिप्शन करके जो कि चोला डिपिक्ट्स करते हैं, राजेंद्र चोला कॉन्क्वेस्ट करते हैं बंगाल में बिटवीन। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि चोल एम्पायर, चोला किंग जो थे जिनका नाम था राजेंद्र चोल, तो उन्होंने बंगाल में कब कॉन्क्वेस्ट किया था, तो 1021 से लेके 1024 सीई के बीच में। ये कहाँ लिखा हुआ है, तो त्रिमुलई इंस्क्रिप्शन में ये मेंशन है कि राजेंद्र चोल ने बंगाल में अटैक किया था। ठीक है। ड्यूरिंग हिज एक्सपीडिशन, जब ये एंटर करते हैं, राजेंद्र चोल हैज़ डिफीटेड सम लोकल बंगाली मोनार्क्स। तो तब तो ये जीत रहे होते हैं क्योंकि जो बंगाल में छोटे छोटे राजाज होते हैं उनको ये हरा देते हैं। और द चोला नेक्स्ट वेंट टू बंगाल, फिर ये बंगाल में प्रॉपर एंटर करते हैं टू फाइट करने के लिए पाल मोनाक से, जो कि महिपाल थे। ठीक है। मोनाकी का मतलब वही है कि एक राजा बना है तो उसके बेटे ही आने वाले जो होंगे वो राजा बनेंगे, तो वही चल रहा था यहाँ पे। एंड कॉन्कर करते हैं नॉर्दर्न राधा रीजन। ठीक है। कौन, चोला एम्पायर जो पाल पे अटैक करते हैं महिपाल पे, तो कहीं ना कहीं कॉन्कर कर लेते हैं यानी कि अपने अंदर ले लेते हैं नॉर्थ जो रीजन है बंगाल का उसको। तो महिपाल फर्स्ट वॉज बीटन। ठीक है। एंड अदर डिफीटेड बंगाली मोनार्क्स वर फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द चोल सुप्रीमेसी। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा पिट जाते हैं महिपाल फर्स्ट, और जो बाकी जो मोनार्क्स होते हैं बंगाल में यानी छोटे छोटे रूलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, चोला की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि फिर पता है अगर वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे उसकी सुप्रीमेसी को तो वो उन्हें भी डिफीट करेगा, उन्हें भी मार देगा। ठीक है। थ्रू महिपाल्स कंट्रोल ओवर बंगाल, जो महिपाल रूलर्स थे, महिपाल पाल एम्पायर के जो रूलर थे महिपाल, ये क्या करते हैं, वापस से कंट्रोल ले लेते हैं बंगाल का। एंड हैड वीकेंड नॉर्दर्न बंगाल एंड नॉर्दर्न राधा स्टिल वोर अलायंस टू महिपाल फर्स्ट। तो राजेंद्र चोल का जो नॉर्दर्न एक्सपीडिशन होता है वॉज नथिंग मोर देन अ स्वीपिंग अटैक डेट कवर्ड अ लार्ज एरिया विद नो इंटेंशन ऑफ कॉन्क्वरिंग और होल्डिंग लैंड। तो राजेंद्र चोल को कोई इंटरेस्ट नहीं होता है बंगाल को अपने अंडर लेने में, वो बस ऐसे ही वहाँ पर अटैक करते हैं काफ़ी बड़े एरिए पे, और कोई उनका इंटेंशन ऐसा नहीं होता है कि उनको वहाँ पे रहना है या उसको अपने अंडर लेना है, बस वो चोल एम्पायर का नुकसान पाल एम्पायर का नुकसान करने के लिए वहाँ पे अटैक करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट रूलर पाल, जिनका टाइम आता है 1072 से लेकर 1126 सीई तक। तो जो रामपाल होते हैं ये कम से कम भी 54 ईयर्स तक रूल करते हैं। ठीक है। मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। तो ही रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 54 ईयर्स एंड हिज लॉन्ग रीजन वॉज मार्क्ड बाय अ सीरीज ऑफ सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन। तो यानी कि इनकी भी मिलिट्री यानी कि आर्मी काफ़ी हद तक सक्सेसफुल थी। बहुत देर होगी कंटिन्यू बोलते बोलते। नेक्स्ट हम देखें बंगाल, जो बंगाल है वो एक्सपीरियंस करता है अ पीरियड ऑफ पीस। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बंगाल जब ईस्ट इंडिया कंपनी भी आती है तो पहले वो बंगाल को ही अपने अंदर लेती है। तो कहीं ना कहीं बंगाल उस टाइम पे काफ़ी बड़ा राज्य माना जाता था, जिसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ठीक है, ये सब आते थे उस टाइम पे। तो बंगाल अपने आप में ही एक काफ़ी रिच स्टेट माना जाता था, काफ़ी ज़्यादा पैसा वहाँ पे हुआ करता था, गोल्ड वहाँ पे हुआ करता था, तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था। मिनरल्स भी वहीं से सबसे ज़्यादा निकलते थे क्योंकि झारखंड उस टाइम पे इसी का पार्ट था। तो पीस और प्रोस्पेरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता था ये, किसके रीजन में, रामपाल के रीजन में। ठीक है। ही एक्सपेंड, देखिए मैंने अब तक जितना भी पढ़ाया महिपाल के बारे में काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा इंस्क्रिप्शन इन्हीं के टाइम पे यूज़ हुए हैं। तारनाथ इंस्क्रिप्शन हो गया जो यूज़ हुआ है, तो वो सब आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। कुछ भी अगर आपको डाउट होगा तो मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। बंगाल एक्सपीरियंस करता है पीस प्रोस्पेरिटी, ये मैंने बता दिया है। ही एक्सपेंडेड हिज रीजन, यानी अपना किंगडम ये एक्सपेंड करते हैं कहाँ तक, करमपुरा, उड़ीसा, नॉर्थ इंडिया बाय क्रशिंग वरेंद्र अपराइजिंग। वरेंद्र क्या से कौन थे ये आपको ध्यान नहीं देना है, बस आपको देखना है कि कहाँ कहाँ तक इन्होंने कॉन्कर्ड किया था, अपना एरिया एक्सपेंड किया था, तो उड़ीसा और नॉर्थन इंडिया तक। ठीक है। ही फॉलोड अ लिबरल टैक्सेशन पॉलिसी, यानी एक टैक्स पॉलिसी जो नई बात आई, तो जैसे कुछ नया कॉन्टेक्स्ट हमें मिलता है ना, कंटेंट मिलता है हमें जो भी नया, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो टैक्स पॉलिसी की अब तक कहीं बात नहीं गई थी, लेकिन पाल एम्पायर के अंदर, पाल डायनेस्टी के अंदर रामपाल जो रूलर थे उनके टाइम पे हुआ है कि ये एक लिबरल टैक्स पॉलिसी लेके आते थे, सपोर्ट करते थे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को और बिल्ड करते थे पब्लिक यूटिलिटीज़, यानी कि पब्लिक के यूज़ के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो उस चीज़ों को, मतलब पब्लिक को एक तरीके से वेलफेयर का काम, यानी कि जो पब्लिक की नीड है उसको ये दिया कर देते थे पब्लिक को। और संध्याकारा नंदी ग्लोरीफाइड रामपाल्स अकम्पलिशमेंट इन हिज फेमस पोइटिकल, यानी कि संध्याकारा नंदी जो है, क्या नाम है, संध्याकारा नंदी, ये एक पॉइट हैं जो कि बताते हैं रामपाल के बारे में
कि इनका जो ग्लोरीफाई यानी कि जो उनका रीज़न होता है, जो ग्लोरीफाई का मतलब आपको पता होगा, बहुत ही रिच रीज़न, काफ़ी ज़्यादा बड़ा एम्पायर या रीज़न इनके अंडर में था और जिस तरीके से ये ग्रो कर रहे थे, तो वो हमें कहाँ से पता चलता है? रामचरित्रम से। रामचरित्रम का मैंने फर्स्ट स्लाइड में ही यूज़ किया है जब पाल डायनेस्टी पढ़ाई है मैंने। तो कहाँ से पता चलता है? संध्याकारा नंदी ने लिखी है रामचरित्रम, जो कि एक पोइट थे, किसके रीजन में? रामपाल के रीजन में। ठीक है, तो ये रामपाल के बारे में हमें काफ़ी कुछ बताते हैं। रामपाल वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन कुमारपाल। तो नेक्स्ट रूलर कौन होंगे? कुमारपाल। ठीक है, द पाल एम्पायर इवेंचुअली फेल। क्या होता है? रामपाल के बाद एकदम से डाउन आता है इनका आफ्टर द डेथ ऑफ रामपाल। ठीक है, ही गवर्नड फ्रॉम रामवती विच रिमेन्ड द पाल कैपिटल। तो पाल का कैपिटल रामपाल के टाइम पे क्या था? रामवती या रामावती, अनटिल द एंड ऑफ द डायनेस्टी। तो डायनेस्टी के एंड होने तक एक ही कैपिटल रहता है, रामवती। ये मेंटेन करते हैं क्लोज कनेक्शन विद चोला रूलर, किसके साथ? कुलोतुंगा, टू ऑब्टेन सपोर्ट अगेंस्ट द म्यूचुअल एडवर्सरीज द गनाज एंड द चालुक्याज। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने की क्लोज कनेक्शन रखा था इन्होंने चोल एम्पायर के साथ, जबकि इनकी चोल के साथ लड़ाई भी हुई थी। ठीक है, अब बात करेंगे हम रिलीजियस फीचर्स की, किसकी? पालास के बारे में। तो बुद्धिज़्म और हिंदुइज्म वर डोमिनेंट रिलीजन, हम पढ़ चुके हैं थ्रू आउट द पाला डायनेस्टी। दे वर लार्जली बुद्धिस्ट, यानी कि ज़्यादातर ये बिलीव तो इनका तीनों में था, तीनों को ही अपनाया हुआ था, बुद्धिज़्म भी और हिंदुइज्म भी और जैनिज़्म भी। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या थे? बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था? बुद्धिस्ट। ठीक है, तो लार्जली ये बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे, प्रैक्टिस करते थे ना, महायान बुद्धिज़्म, और वज्रयान महायान स्कूल खोले थे इन्होंने, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हालांकि जो शैविज़्म और वैष्णविज़्म ऑल्सो पैट्रोनाइज्ड बाय दम, जैसे हमने पढ़ा कि ये बहुत रिलीजियस टॉलरेंट थे, यानी कि सारे रिलीजियस के लिए इनके अंदर उतनी ही रिस्पेक्ट थी, तो ये इनको भी कहीं ना कहीं फॉलो करते थे। द किंग मेड लैंड कॉन्सेशन टू ब्राह्मण्स एंड प्रिस्ट। तो इन्होंने क्या किए थे? ब्राह्मण्स को, जो किंग थे, उन्होंने ज़मीनें दी थी प्रिस्ट को और ब्राह्मण्स को। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दिखता है कि ये हिंदुज़म भी सपोर्ट करते थे। डिस्पाइट द फैक्ट, ये जानने के बावजूद भी, कि जो पाला मोनार्क्स हैं वो बुद्धिस्ट हैं, द मेजॉरिटी ऑफ देयर सब्जेक्ट्स वर हिंदूज। ठीक है, क्योंकि उस टाइम में ब्राह्मण्स को एक तरीके से भगवान का ओहदा दिया जाता था, प्रीस्ट जो पंडित हुआ करते थे। ठीक है, धर्मपाल हैज़ मेड रिलीजियस टॉलरेंस, जो मैंने अभी बताया आपको, द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द स्टेट एंड हिज सक्सेसर्स कंटिन्यूड टू फॉलो। मतलब ये नहीं था कि अगला सक्सेसर आया, यानी कि अगला बेटा या आने वाला वंश जो राजा बनता था वो इस चीज़ को फॉलो ना करे। सबसे बेस्ट पार्ट था पाल एम्पायर में कि जितने भी रूलर्स आते गए, जो आने वाला वंश इनका चलता रहा, सब ने सेम चीज़ को फॉलो किया, यानी कि अपने पूर्वजों की जो चीज़ें थी उसको कंटिन्यूस इन्होंने बनाए रखी। ठीक है, आर्ट और आर्किटेक्चर की बात करें, जो फीचर्स हैं पालास की, अब हम वो देखेंगे। द पाल पीरियड वॉज वेरी क्रूशियल इन टर्म्स ऑफ आर्ट और आर्किटेक्चर। देन मैनी आर्ट फॉर्म्स वर डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस एज। काफ़ी सारे आर्ट फॉर्म्स आए, जैसे कि महावीर, चैत्याज, टेम्पल, टेराकोटाज, तुपाज, पेंटिंग्स। तो ये सारा इनका आर्ट और आर्किटेक्चर का पार्ट था। द मेजॉरिटी ऑफ द आर्ट वॉज रिलीजियस, सबसे ज़्यादा रिलीजियसली आर्ट ये फॉलो करते थे, विद बुद्धिस्ट आर्ट dominating the first 200 years and Hindu art dominating the following 2 years। यानी कि शुरू के जो 200 साल थे वो बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे, लेकिन बाद के 200 साल जो हैं वो कहीं ना कहीं हिंदू आर्ट को भी सपोर्ट करते थे। ठीक है, इन महावीराज, नालंदा, विक्रमशिला, सोमपुर, ओदंती विहार आर फेमस। तो ये सारे फेम थे, विक्रमशिला, ओदंतीपुर, ये सब। ओदंतीपुरी महावीर जो था, महावीर विहार, अच्छा, उदंतीपुर महाविहार जो थे वो 750 से लेके 770 तक थे। ठीक है, ये टाइम पीरियड था इनका। वॉज सो मैग्निफिकेंट, आपको पता है क्या सिखाया जाता था यहाँ पे? दैट इट वॉज यूज्ड एज मॉडल फॉर द फर्स्ट तिब्बतन मोनास्ट्री। तो क्या कह रहे हैं कि जो उदंतीपुर महाविहार था ये बहुत ही मैग्निफिशेंट था, जो कि यूज़ करते थे, इट वॉज यूज्ड एज मॉडल फॉर द पहली तिब्बतन मोनास्ट्री की तरह मॉडल बनाया गया था इसका। ठीक है, ऑल्थो द पाल एम्पीरियर, जो बाकी के पाल एम्पीरियर थे पर बुद्धिस्ट थे, दे बिल्ट सेवरल हिंदू टेम्पल्स, यानी बुद्धिस्ट होने के बाद भी इन्होंने हिंदू टेम्पल्स बिल्ट किए थे, कंस्ट्रक्ट किए थे। दीज टेम्पल्स वर बिल्ट इन द वंग स्टाइल। तो पाल एम्पायर के टाइम पे जो टेम्पल्स बनाए गए थे, यानी कि हिंदू टेम्पल्स बनाए गए थे, वो वंग स्टाइल में बनाए गए थे, विच इज़ ऑल्सो नोन एज टेम्पल स्टाइल। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम विहार और चैत्य, यानी कि विहार और चैत्य बनाए जाते थे ना, एक विहार होते थे उनके रेजिडेंशियल एरिया के लिए, चैत्य होते थे उनके मतलब अपने अपने थॉट्स प्रोसेस वो वहाँ पे रखा करते थे, एंड टेम्पल कंस्ट्रक्शन। इसके अलावा दे फोकस्ड ऑन पेंटिंग ऑल्सो, यानी कि पेंटिंग में भी इनका इंटरेस्ट काफ़ी था।
अब पेंटिंग की हम बात करें तो 2 फॉर्म्स वर प्रैक्टिस्ड बाय देम, यानी कि 2 तरीकों के पेंटिंग्स ये फॉलो करते थे। वन इज़ मैन्यूस्क्रिप्ट यानी कि मिनिएचर पेंटिंग्स, एंड अदर इज़ वॉल पेंटिंग यानी कि मुराल पेंटिंग। तो मैन्यूस्क्रिप्ट हम किसे कहते हैं, मिनिएचर पेंटिंग्स को, और वॉल पेंटिंग्स को ही हम मुरल पेंटिंग कहते हैं, ठीक है। पेंटिंग्स भी मैं करवाऊंगी बाद में, लेकिन पहले ये मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो जाए। द पाल स्कूल ऑफ पेंटिंग इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स। तो जो पाल स्कूल में जो पेंटिंग्स हुआ करती थी वो इंडिया की अर्लीस्ट एग्जाम्पल थी। अगर मिनिएचर पेंटिंग के बारे में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो मिनिएचर पेंटिंग का सबसे पहला अर्लीस्ट एग्जाम्पल कहाँ से हमें मिलता है, तो पाल स्कूल से मिलता है हमें, ठीक है, ये ध्यान रखना है। दे आर कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ द मिनिएचर फॉर्म ऑफ पेंटिंग इन इंडिया, यानी कि मिनिएचर फॉर्म ऑफ पेंटिंग जो है इंडिया में पाल रूलर्स ही लेकर आए थे। अब नेक्स्ट हम देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें पढ़ना पड़ेगा। अष्ट सहर्षिका श्रिका और प्रज्न परमिता द परफेक्शन ऑफ विजडम इन 8000, ठीक है, एंड पंचरक्ष आर 2 इम्पॉर्टेंट मिनिएचर पेंटिंग। देखिए ये पूरा एक और ये दोनों ही जो है बहुत इंपॉर्टेंट मिनिएचर पेंटिंग्स हैं। आपसे एग्जाम में पूछा गया अगर कि पाल एम्पायर में 2 जो इम्पोर्टेंट मिनिएचर पेंटिंग्स थी उनका नाम बताइए, ऑप्शन में अलग अलग दिए होंगे तो आपको इन दोनों का नाम याद रखना पड़ेगा। पाल वर नॉट मेयरली कॉन्क्वरर्स, तो ये कॉन्क्वरर्स का मतलब क्या होता है कि ये अटैकर्स नहीं थे कि दूसरों के रीजन में जाके ये अटैक करके अपना राज्य बढ़ाए, नहीं, जो राज्य इनके पास था ये उतने को ही बनाए रखते थे। दे वर ऑल्सो रिलीजियस पैट्रन्स हु हैड मेड सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। धर्मपाल, जिसके बारे में हमने पढ़ा है काफ़ी अच्छे से, ये एम्पीरियर थे, रिनोवेट करते थे नालंदा यूनिवर्सिटी को, बिल्ड किया था इन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और सोमपुर महाविहार, ऑल ऑफ विच वर बुद्धिस्ट अकेडमिक सेंटर्स। तो ये सारे बुद्धिस्ट अकेडमिक सेंटर्स थे। अंडर देयर पेट्रोनेज, इनके पेट्रोनेज की बात करें तो जो पाल स्कूल ऑफ स्कल्पचर था, यानी कि जो पाल स्कूल ऑफ स्कल्पचर आर्ट था वो स्टैब्लिश हुआ था। एंड अ न्यू टाइप ऑफ स्टोन, अलग तरीके का स्टोन और ब्रोंज स्कल्पचर इवॉल्व हुए थे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि पाल के टाइम पे स्टोन और ब्रोंज के स्कल्पचर्स भी बनाए गए थे। पालाज वर नोन फॉर देयर ब्रोंज कास्टिंग, तो ब्रोंज इस टाइम पे काफ़ी यूज़ होता था, तो आपको ध्यान रखना है कि स्टोन और ब्रोंज दोनों ही यूज़ हुए हैं स्कल्पचर बनाने में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब सारे रूलर्स के बारे में हमने पढ़ लिया, लास्ट किसके बारे में हमने पढ़ा, रामपाल के बारे में। तो इसके बाद फिर हमने ये सब किया। अब हम बात करेंगे डिक्लाइन के बारे में, क्या रीज़न क्या था डिक्लाइन का, कि ठीक है वो हम देख चुके हैं काफ़ी सारे, लेकिन फिर से हम देखते हैं। कांस्टेंट जो ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल चल रहा था, लड़ाइयाँ चल रही थी इन तीनों के बीच में, उसकी वजह से कहीं ना कहीं काफ़ी लॉस हो रहे थे, और इनका जो तीनों का ही कहीं ना कहीं जो डिक्लाइन का रीज़न है वो ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल ही है। इन दिस सीरीज ऑफ वॉर मैनी बैटल्स वर वॉन बाय पालास बट ऑल्सो मैनी फेस्ड डिफीट्स, यानी कि इन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी थी और काफ़ी सारे जीते भी और काफ़ी सारे हारे भी। तो जहाँ हारे वहाँ इनको लॉस बहुत हुआ। ड्यू टू कॉन्स्टेंट वॉर एंड डिफीट्स फ्रॉम राष्ट्रकूटाज और प्रतिहाराज, पाला एम्पायर रिजल्टेड इन डिसइंटीग्रेटेड मतलब कि ख़त्म होते चले गए, रूलर्स जो हैं कहीं ना कहीं वीक पड़ते चले गए। ऑल्सो आफ्टर द एंड ऑफ द ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जब ये तीन, इसको देखिए पाला, प्रतिहार और राष्ट्रकूट की जो फाइट हुई थी, बैटल्स इन तीनों के बीच में, इसे ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल के साथ साथ और क्या बोलते हैं, ट्रायंगल वॉर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट था, न्यू फोर्स लाइक द चंडेलास, चालुक्यास, परामर्स कैरिड आउट रेड्स नियर द रेगुलर बेसिस, तो इनका उद्गम होने लग गया, ठीक है, इनकी लड़ाई के बाद। सर्टेनली लूट एंड प्लंडर वर पार्ट ऑफ द सेवरल अटैक्स, तो लूट होने लगी उस टाइम पे, डाकुओं के अटैक्स होने लगे, लूट मचने लगी, तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न है डिक्लाइन का। वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव to may have been political or military glory, and other being the material economic motives. These constant invasions strained the Pala's treasury. जो बाहर से जो इन्वेजन्स हो रहे थे ना, तो ये अटैक करते थे इनके ट्रेजरी यानी इनके खजाने पे, जहाँ से काफ़ी ज़्यादा लूट वगैरह हुई थी। तो ये कहीं ना कहीं अपनी जो मिलिट्री ग्लोरी थी, एक आर्मी को संभालने के लिए पैसा जो चाहिए होता है, इकोनॉमिक मोटिव्स जो हुआ करते थे, वो इनके ख़त्म होते जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी लॉस हो रहा था इनका। तो वन ऑफ द रीज़न ये भी है डिक्लाइन का, ठीक है। ऑल्सो द फ्यूडेटरीज टुक फुल एडवांटेजेस ऑफ द सेंट्रल पावर्स वीकनेस, तो यहाँ पे जो बाकी फ्यूडेटरीज इनके अगेंस्ट जो रूलर्स थे, इन्होंने इनके जो वीकनेस का फ़ायदा उठाया टू अडॉप्ट अ रिबेलियस बिहेवियर, तो सबने इनके खिलाफ रिबेल शुरू कर दिया। एंड
इफ़ नॉट फुल्ली इंडिपेंडेंट स्टांस, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस, इसके साथ क्या हुआ, सेवरल वीक पाला सक्सेसर टुक द किंगडम। अब बाद में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा वीक सक्सेसर्स आने लग गए टुवर्ड्स द एड्ज ऑफ डाउनफॉल, तो कहीं ना कहीं ये भी एक डिक्लाइन का रीज़न था। पाल एम्पायर हो गया है, ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रतिहार के और सेन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नहीं तो मैं कोशिश करूँगी पहले प्रतिहार फिर उसके बाद सेन, भले ही 10-5 मिनट की वीडियो हो, लेकिन सीरीज़ के हिसाब से डलेंगी तो आप इजीली एक बार में एक ही डायनेस्टी को पढ़ना, ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ हमने आज कंप्लीट कर लिया पाल एम्पायर। अब इससे ज़्यादा कुछ भी एग्ज़ाम में आएगा ही नहीं, मैंने हर एक चीज़ इसमें डाली है, तो इतना इनफ हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।